हेलो स्टूडेंट्स, तो एम कुमार सर फिर न्यू लेक्चर के साथ आप लोग के लिए हाजिर एक बार फिर से। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को हम बताए थे अनुसंख्य गुण कौन सा, याद है आप लोगों को ना? हाँ, देखते होंगे तो याद आएगा, नहीं देखते होंगे तो याद नहीं आएगा। तो अगले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था क्वथनांक का उन्नयन बताए थे, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन खत्म हो गया था, उसमें राउल्ट साहब का जो नियम था वह भी खत्म हो गया था। तो उसी पर आज जो है ये एक न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है, पहले इसको पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में अगर आप लोग क्वथनांक का उन्नयन देखे होंगे तो वहाँ पर आपको राउल्ट साहब के नियम जब बताए थे तो उसमें आया था डेल्टा टीवी बराबर आया था केबीएम। तो अगर आप लोग देखे होंगे पिछला लेक्चर तब आपको ये पता होगा, अदरवाइज आपको पता नहीं होगा। डेल्टा टीवी होता है क्वथनांक का उन्नयन, केबी स्थिरांक है, इसका नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और ये है विलयन का मोललता, ठीक है। उसी पर ये न्यूमेरिकल है। आइए पहले हम इसको पढ़कर समझते हैं और तब ट्राई करेंगे। देखिए, आप क्वेश्चन समझ लेंगे, आप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सारा क्वेश्चन सब इजी रहता है, बस देखिए समझते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, समझाने की गारंटी जो है वो मेरी है। बस आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या कर रही है, ये जो है बिहार बोर्ड 2009 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड 2009 में पूछा था। देखिए क्या कह रहा है कि एक घोल के 75 ग्राम जल में 1 ग्राम यूरिया है। यूरिया का देखिए अणु द्रव्यमान दे दिया है कि यूरिया का अणु द्रव्यमान 60 है। यूरिया का आप लोग को सूत्र पता है क्या होता है? नहीं, NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र होता है, फार्मूला ये यूरिया का है, ठीक है। तो इसका अणु द्रव्यमान जो है वो कह दिया कि 60 है एवं 100.114 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कहने का मतलब कि 75 ग्राम जल में 1 ग्राम यूरिया को डालिएगा तो हमको ये बताओ कि जल में 1 ग्राम यूरिया डालेंगे तो अब बिलियन न बन जाएगा वो। तो कह रहा है कि उस बिलियन का क्या दिया है, क्वथनांक इतना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये क्वथनांक हो गया किसका? बिलियन का। घोल का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करें। घोल का मोलल उन्नयन स्थिरांक यही ना है, यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें, यही पूछा था 2009 में, ठीक। कुछ नहीं है, सब कुछ ही है। आइए देखते हैं, लिखेंगे इसको यहाँ पर। बताइए हमको तो पहले डेल्टा टीबी बराबर क्या बोला गया था? केबीएम, सही है। डेल्टा टीबी याद है आप लोगों को? क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं? तो बताए थे आपको पीछे में लेक्चर अगर पिछला देखे होंगे तो आपको पता होगा ना, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो पिछला लेक्चर में आपको बताया गया था कि विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यानी कि क्वथनांक का उन्नयन जो है वो देंगे आप सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यही ना है टीबी नॉट। दोनों के अंतर को कहा जाता है डेल्टा टीबी। ये हो गया केबी। एम जानते हैं क्या है? एम मोललता है। तो मोललता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हम बता रहे हैं अभी, क्वेश्चन स्टार्टिंग ना है। मोललता का सूत्र होता है विलेय का मोल और बाटा में होता है विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक का द्रव्यमान केजी में, ठीक है। आइए यहाँ पर, ये है विलयन का क्वथनांक। तो विलयन का दिया था 100.114 माइनस ये किसका है? शुद्ध विलायक। तो बताओ कि इसमें विलायक कौन है?
जल ही ना इसमें विलायक है। तो देखो क्वेश्चन मान करके चला है कि आपको जल का क्वथनांक आता होगा। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस जी। तो ये क्वेश्चन मान करके चला है कि उतना आप लोग जो है लोअर नहीं है, माने कि आप लोग छोटी छोटी बात को जानते होंगे, यानी कि जल का क्वथनांक कितना होता है आपको पता होगा। ये क्वेश्चन मान करके चला है। अब जिनको वो भी नहीं पता तो नहीं बनेगा आपसे। तो ये शुद्ध विलायक है, तो विलायक का क्वथनांक, जल विलायक है तो विलायक का क्वथनांक आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस बराबर। केबी का मान पूछा है तो केबी ही छोड़ दो। ये देखो क्या है, ये है विलेय का मोल। तो विलेय का मोल देखो ये क्या दिया है, यूरिया 1 ग्राम, तो विलेय का क्या दिया है, ग्राम दिया है। तो इस ग्राम को चेंज करेंगे मोल में। बोलो मोल का फॉर्मूला, सब कुछ पता होना चाहिए। बीच में कहीं भी अगर तार टूटा तो आपके लिए सप्लाई बंद हो जाएगा अब वहाँ से। तो यूरिया का दिया है 1 ग्राम, इस ग्राम को चेंज करेंगे मोल में, क्योंकि हमको यहाँ मोल चाहिए। ठीक, तो मोल का सूत्र होता है द्रव्यमान ग्राम में। तो द्रव्यमान ग्राम में रख देंगे 1, बाटा में होता है अणु द्रव्यमान, तो अणु द्रव्यमान दिया था 60, तो माँ ये हो गया द्रव्यमान ग्राम में, और अणु द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो ये हो गया मोल, तो मोल हो गया। बाटा में कह रहा है कि विलायक का द्रव्यमान चाहिए केजी में, तो विलायक जल है तो इसका चाहिए केजी में, दिया है किसमें, ग्राम में। तो ग्राम को केजी में कैसे बदलेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। अरे उतना तो होना चाहिए जी, कटाइए इसको, 25 ले, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए यहाँ पर देखिए, ये आएगा 0.114 इक्वल टू ये KB इंटू 1/60, और ये बोलो कितना, 40/3। बोलते जाइएगा, दिक्कत होगा मेरा दोस्त मत दीजिएगा। ये और ये ख़त्म, सही है। चलिए 2 से और कटा दीजिए, 3 एंड ये 2, ये आपका आ गया, डायरेक्ट कर दे क्या, ये कितना आ गया आपका, KB इक्वल टू 0.114 इंटू 9, और बाई कितना आ जाएगा 2, यानी 0.057 इंटू 9, ये आएगा 315 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। बताए थे कल के क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि केबी का यूनिट जो है आप डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल बोल सकते हैं या फिर केल्विन केजी पर मोल बोल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में दिया है कि केल्विन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का अगर दिया है डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में तो इसका मात्रक हो जाएगा डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। अगर दोनों का जो अंतर है वो दिया है केल्विन में तो हम बोलेंगे केल्विन केजी पर मोल, उसका मात्रक केबी का। खत्म, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब हम आ रहे हैं अगले अणुसंख्य गुण में। आज स्टार्ट होगा हिमांक का अवनमन। देखिए काफी ही महत्वपूर्ण है। हिमांक का अवनमन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और पूछेगा, आगे भी पूछना जो है बंद नहीं करने वाला है। भले ही आप जो है पढ़ना बंद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछना कभी बंद नहीं करेगा। ठीक, तो आइए चलते हैं हम अगले अणुसंख्य गुण में, हिमांक का अवनमन। चलिए हेडिंग लिखिए मेरे साथ, हिमांक का अवनमन। इसको बोलते हैं डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का अवनमन पढ़ने से पहले आप जानेंगे
हिमांक क्या होता है आप जानेंगे। पहले हिमांक का अवनमन पढ़ना है, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे हिमांक के बारे में। हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और तब हम पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। एक एक करके सिस्टम से चलते हैं जी। मतलब कि ऐसा होगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप अच्छा से सभी लेक्चर देख रहे हैं तो। ये है फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट को गलनांक भी बोल सकते हैं। कहे कि सर गलनांक सर दूसरा होता है, हिमांक दूसरा होता है। नहीं, एक ही है। थोड़ा सा बस 2 मिनट रुकिए, उसके बाद समझा रहे हैं। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट या गलनांक हो गया ये मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या हो गया बोलो ना, मेल्टिंग पॉइंट। देखो हिमांक कहते किसको हैं, हिमांक होता क्या है। देखो, जिस ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था साम्य अवस्था में रहते हैं। नहीं समझा, फिर से जैसे आप लोग हमको ये बताइए, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पानी यानी कि जल का हिमांक कितना होता है, तो कहेंगे कि सर जल का हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको याद है 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है? नहीं, लेकिन हिमांक कहते किसको हैं, यही आपको परिभाषा बताना है ना। देखो पहले समझिए, उसके बाद हम लिखेंगे, बोल करके लिखवाएंगे, लेकिन पहले समझने के बाद। यहाँ पर ध्यान दो, इसमें हम लिए हुए हैं जल। क्या लिए हैं? जल लिए हैं। और इस जल के ऊपर में आइस रखे हैं। समझ रहे हैं? आइस, बर्फ, ये बर्फ रखे हैं इसके ऊपर में। ठीक है, आपको पता है कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दो, हम बोल रहे हैं कि हिमांक और गलनांक दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि अगर ठोस है, बर्फ क्या हो गया, ठोस है, ठोस अगर द्रव में बदलेगा तो उस तापमान को हम बोलते हैं गलनांक। अगर द्रव ठोस में बदलेगा तो उसको बोलेंगे हिमांक। दोनों एक ही है, बस अंतर है कि ठोस द्रव बदलेगा तो गलनांक बोलेंगे उसको, और अगर द्रव ठोस बनेगा तो उसको हिमांक बोलेंगे। ठीक है ना? तो फिर से परिभाषा सुन लीजिएगा। जिस तापमान पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था द्रव अवस्था साम्य अवस्था में रहते हैं। साम्य अवस्था मतलब समझ रहे हैं, पिछले लेक्चर बताए थे। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा ना, जितना ये बर्फ है ये ठोस जो है द्रव में बदलना शुरू करेगा, जल, और जितना ये अब द्रव है ये ठोस में बदलना शुरू करेगा। कहने का मतलब कि यह प्रक्रिया अब जो है ना दोनों तरफ से होगा, ठोस द्रव में, द्रव ठोस में। तो जिस तापमान पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था, ये जल का है ठोस अवस्था है, और ये जल का है क्या है, द्रव अवस्था है, लिक्विड। ठीक है, जिस तापमान पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था द्रव अवस्था साम्य अवस्था में रहते हैं उस तापमान को हम बोलते हैं हिमांक। क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, अगर बोलना है गलनांक तो कहना कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही है। लिखो तो जल्दी से, यहां पर लिखो, बोले जिस ताप पर किसी पदार्थ का, जिस ताप पर किसी पदार्थ की, लिखिएगा, जिस
ताप पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था साम्य अवस्था में रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। साम्य अवस्था समझ रहे हो ना? साम्य अवस्था का मतलब दोनों एक दूसरा में, ये इसमें तो ये इसमें, उसी अवस्था का नाम होता है साम्य अवस्था। समझे? तो उस तापमान को क्या बोलेंगे हम? हिमांक बोलेंगे। क्लियर? चलिए अब आ रहे हैं कि हिमांक जो है किस किस बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगला हेडिंग दीजिए, हिमांक को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा से पढ़िए, घर पर पूरा मेहनत कीजिए, 100% आप दीजिए, तभी आप दुनिया में कुछ कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे। ऐसे संभव नहीं है। दुनिया में तो सारा लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, कोई लोग बर्बाद होते हैं, बहुत लोग आबाद हो जाते हैं। तो आप देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आने वाले हैं। नहीं पढ़ाई करेंगे तो बर्बाद माने जाएंगे। ठीक है, तो आइए अभी स्टार्ट किए हैं, जल्दी से अगला हेडिंग लिखिए, हिमांक को प्रभावित करने वाले कारक। अगला हेडिंग, हिमांक को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट में आप लोग को हेडिंग बता रहे हैं। पहला नंबर है, स्टार देकर लिखिएगा, बस यही लिखवाएंगे केवल। अवाष्पशील विलय को मिलाने पर, अवाष्पशील विलय को मिलाने पर प्रभाव। ठीक है ना? इसको आप लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अवाष्पशील विलय आपको बता दिया गया है कि वैसा विलय जो वाष्प में बदलेगा नहीं। गर्म करेंगे तो अगर वाष्प में नहीं बदलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवाष्पशील बोलेंगे। चलिए ध्यान देंगे मेरे इस फिगर पर। ये होता क्या है पहले समझने की कोशिश करेंगे। आप ये लिख दिए हैं। चलिए, ये हम ले रहे हैं शुद्ध विलायक। अच्छा से समझिए, ये क्या ले रहे हैं? शुद्ध विलायक ले रहे हैं, मतलब कि विलायक है, समझे? और फिर आपको क्या लेना है? अवाष्पशील विलय लेना है ना? बोलो, यहाँ पर लेना है अवाष्पशील विलय। किसमें मिलाए हैं जी? तो सर मिलाए हैं आप शुद्ध विलायक में, ना समझा? ये शुद्ध विलायक हो गया और इस शुद्ध विलायक में
अवाष्पशील विलेय को मिला दे, तो हमको ये बताओ कि अगर विलायक में विलेय को मिला देंगे तो ये बिलियन न हो गया? नहीं, बिलियन नहीं हो गया, अब बिलियन हो गया जी। तो इस शुद्ध विलायक का, विलायक है, इस विलायक का हिमांक हम मान लेते हैं कि TF0 है। सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते, फिर दिक्कत होगा तो हमको मत बोलना। TF0 है। जब इसमें अवाष्पशील विलेय को मिला दिए तो ये बिलियन बन गया, और यहाँ पर हम बिलियन का मान लेते हैं हिमांक TF है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए कि बिलियन में, ये बिलियन हो गया, बिलियन है, बिलियन में और विलायक में हिमांक किसका कम होगा? तो आप कहेंगे सर कम नहीं बता सकते हैं सर, क्योंकि आप तो अभी कुछ बोले ही नहीं हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। देखिए मेरे साथ चलिए, कुछ आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। सुनो, पहले मेरी बात पर ध्यान देना, उसके बाद अपना चलेंगे। जब आप शुद्ध विलायक में विलेय को मिलाएंगे तो क्या होगा कि अंतराणविक बल बढ़ जाएगा। अंतराणविक बल देख लेना, बताए थे कि दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षित बल अंतराणविक बल कहलाता है, पिछला लेक्चर में। तो इसमें अंतराणविक बल बढ़ गया है, मतलब कि दो अणुओं के बीच में आकर्षित बल, तो इसमें आकर्षित बल ज़्यादा है। इसमें क्या है? आकर्षित बल ज़्यादा है, मतलब एक दो जो अणु है वो क्या कहते हैं, दूसरा को कस करके नज़दीक आकर्षित कर रहा है। तो जब आकर्षित कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जल्दी जो है वो फ्रीज करेगा। ना समझा? जब इसके अणु एक दूसरा को जल्दी आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब कि एक दूसरे में सट रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो हिमांक है वो इसके तुलना में क्या है? कम होगा, क्योंकि इसके अणु जो है जल्दी जमेंगे एक दूसरे में। समझ रहे हो? इसके अणु जो है इसमें अंतराणविक बल कमजोर है, तो जब अंतराणविक बल कमजोर है तो इसके अणु जो है एक दूसरे में सटेंगे, लेकिन इसके तुलना में जो है वो देर से सटेंगे। समझ रहे हो? यानी कह सकते हैं कि विलेयन का इस बार जो हिमांक होता है ना, शुद्ध विलायक से कम होता है। लेकिन यही क्वथनांक में उल्टा था। क्वथनांक में ध्यान देना, आपको बोले थे कि विलेयन का क्वथनांक ज़्यादा होता है शुद्ध विलायक से, लेकिन हिमांक नहीं, विलेयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है। विलेयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है, यानी कि शुद्ध विलायक का ही ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा इसका। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग पहले लिखिए, हम जो बोल रहे हैं उसके बाद सोचा जाएगा। इतना टेंशन क्या लेना है? टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। टेंशन देना है, किसको देना है? किसको? हमको नहीं, अपने माता पिता को देना। टेंशन हम नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए लिखिए जल्दी से, बोलें। तो वही जो बात बोल दी है आपको वहीं लिखवा देना है। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, तो विलेयन का वाष्प दाब, विलेयन का वाष्प दाब तथा हिमांक दोनों घट जाता है, दोनों घट जाता है। क्लियर? दोनों घट जाता है।
मतलब इस विलयन का वाष्प दाब भी कम होता है, बताए थे जब आप लोग को अनुसंख्य गुण पहला बता रहे थे। कौन पहला था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पूरा क्लियर होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि एक ही बार इसी लेक्चर को स्टार्ट कर दें तो फिर भाई आपको दिक्कत होगा, फिर मेरा दोष मत दीजिएगा, अपना दोष दीजिएगा। तब पूरा उधर क्लियर चाहिए। ये केमिस्ट्री है, मैथ नहीं है। मैथ ये है नहीं कि आपका अलजेब्रा वीक है तो हम हो सकता है कोऑर्डिनेट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। इसमें सभी जो है एक दूसरा से रिलेटेड है। चलिए खत्म। अब आएंगे जो हमको पढ़ना था जी, पढ़ना है ये ना, कौन? ये हिमांक का अवनमन, ये ना पढ़ना था। इसको डेल्टा TF से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, बोलो, यही ना पढ़ना था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, समझे? तो देखो बस नाम से भी क्लियर है, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना। हिमांक का अवनमन, अवनमन हो गया मतलब घट गया। तो क्या घट नहीं गया है? हम बोल नहीं रहे हैं कि विलयन का घट जाएगा। वहां पर क्या था? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक बढ़ जाना। तो वहां क्या था? क्वथनांक विलयन का ज्यादा होता है शुद्ध विलायक से, लेकिन हिमांक जो है ना वो विलयन का कम होता है शुद्ध विलायक से, समझे? तो बताइए किसका ज्यादा होता है? हिमांक, शुद्ध विलायक का। बस खत्म हो गया। कहेगा आपसे कि हिमांक का अवनमन, ये हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? तो कहना तुम कि शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है? हिमांक का अवनमन। खत्म हो गया, समझे? एकदम सब सिंपल है, ये हार्ड है ही नहीं। हार्ड आपको लगता है कब? जब आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई नहीं करेंगे तो हार्ड लगेगा ही ना। लिखिए यहां जल्दी से। तो जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि सब बाउंस कर रहा है? बाउंस कर गया। अब इसे अच्छा पढ़ाना संभव नहीं है। आप लोग भी कहीं पढ़ते होंगे या पढ़ भी रहे होंगे, समझे? अब सोचिएगा कि इससे भी अच्छा कोई पढ़ा दे तो संभव नहीं है। इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है, दोस्त सारा का सारा आपका है, मेरा नहीं है। क्लियर ये हो गया? हाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। कर दिए? लिखिए, शुद्ध विलायक के हिमांक, शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। समझ रहे ना?
कह रहा है कि जो हिमांक का अवनमन होता है डेल्टा टी एफ, ध्यान देना यहाँ डेल्टा टी एफ है, एफ मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ एफ लिख रहे हैं, जबकि पीछे में क्या था क्वथनांक, क्या बॉइलिंग पॉइंट, तो ध्यान देना पीछे में लिख रहे थे डेल्टा टी बी, याद है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक था तो डेल्टा टी बी लिख रहे थे यहाँ पर, और ये फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक है ना तो डेल्टा टी एफ लिखेंगे। क्लियर है? तो कह रहा है यहाँ पर कि हिमांक का अवनमन शुद्ध विलायक का हिमांक तथा विलयन के हिमांक दोनों के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। समझा? तो आपको ये पता होना चाहिए ये शुद्ध विलायक का हिमांक है, अभी इतना भी तो पता होना चाहिए ना, यहाँ लिखे नहीं है टी एफ नॉट, शुद्ध विलायक का हिमांक, और ये क्या है विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। समझा ना समझे? क्लियर? बढ़े आगे, चलिए अब हम चलते हैं आगे में, ठीक है ना। चलो इतना तक आप लोग क्लियर कर लिए होंगे, हमको आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है। अगर अभी भी आपको दिक्कत है तो अब आप लोग को दिक्कत ही रहेगा, जो बात है वो क्लियर हम बोल दे रहे हैं भाई। थोड़ा सा आपको ख़राब लगता हो भले ही, लेकिन अगर आपको अभी भी दिक्कत है या समझ में नहीं आ रहा है तो जान लीजिएगा कि अब समझ में आपको आने वाला नहीं है, ठीक। चलिए अब आते हैं हम राउल्ट साहब, देखो फिर आ गए यहाँ पर भी हिमांक का अवनमन, यहाँ पर भी राउल्ट साहब कुछ बोले हुए हैं। और आप लोग अगर पिछला लेक्चर पढ़े होंगे जिसमें हिमांक का यूनियन बताए थे तो वहाँ पर भी राउल्ट साहब कुछ बोले हुए थे नहीं, और सेम टू सेम वही बात यहाँ पर भी बोले हैं। तो आइए अब राउल्ट के नियम में लिखेंगे हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जो बात क्वथनांक के यूनियन में बोले थे वही बात साहब जी यहाँ पर भी बोले हुए हैं। देखिए क्या बात बोले हैं, देखो यहाँ पर ये साहब जी बोले हुए हैं। पहले याद कीजिएगा कि क्वथनांक के यूनियन के बारे में क्या बोले हैं, ठीक। आपको तो याद होगा नहीं, क्यों याद नहीं होगा? क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। हम याद एक बार दिलवा दे रहे हैं। देखो ये साहब जी बोले थे क्वथनांक का यूनियन डेल्टा टीबी, यही है ना। क्वथनांक का यूनियन विलयन के मूललता के समानुपाती होता है, यही बात बोले थे। और सेम टू सेम बात यहाँ पर भी बोले हैं। यहाँ बोले हैं कि हिमांक का अवनमन यानी डेल्टा टी एफ। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? डेल्टा टी एफ विलयन के मूललता के समानुपाती होता है। बस बोल दिए, बोलने के बाद इनका काम खत्म। अब ये साइंस न है, अब लोग जो है इनके लॉ पर, इनके नियम पर सोचना चालू किए कि भाई ये साहब जी जो बोले हैं वो सही बोले हैं या गलत बोले हैं, समझे। तो अब उनके लॉ पर जो है सर्च किया गया। तो पहले आप जो है उनके लॉ को लिखिए, यही बात जो बोले हुए
थे। लिखो तो, राउल्ट के अनुसार हिमांक का अवनमन बिलियन के मोललता के समानुपाती होता है। बिलियन के मोललता के समानुपाती होता है। बस साहब जी का जो नियम था, जो लॉ था, वो खत्म। ये बोल दिए, क्या बोल दिए कि जो हिमांक का अवनमन है वह बिलियन के मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। आ रहा है कुछ? बोलो। नहीं आ रहा है? बोर हो गए? मतलब ये पढ़ाई जो है वो बोरिंग है पढ़ाई? नहीं ना? अरे खाना खा करके पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, समझे? तब जाकर कुछ करेंगे आप दुनिया में। ये हो गया आपको तो ये पता है ना कि इस साइन को हटाते हैं तो एक यहाँ स्थिरांक आता है, नियतांक। तो यहाँ पर भी बात वही है, डेल्टा टी एफ। इस साइन को हटाएंगे तो ये क्या हो गया, एक नियतांक आएगा केफ इंटू एम। और जानते हैं इस नियतांक का क्या नाम है? बोलो। मोलल हिमांक अवनमन, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या कोई दिक्कत इसमें है? अब आप आगे भी इस पर देख सकते हैं, देखना होगा तो। जैसे डेल्टा टी एफ जो है उसको हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस लिखेंगे बिलियन का हिमांक हो गया, बराबर ये के एफ इंटू एम। एम क्या है? मोललता है। तो मोललता बराबर क्या होता है? तो होता है विलेय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए, इतना सब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इनके लॉ पर आगे का डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है? चलिए आइए देखिए, अब इनके लॉ पर जो है आगे हम चल रहे हैं। यहाँ पर इनका लॉ जो था वो क्या था? तो इनका लॉ था डेल्टा टी एफ इक्वल टू के में। बोलो ना। अब यहाँ से देखो तो देखो, कहीं कहीं तो परीक्षा में ऐसे चांस कम है, लेकिन मान लो कोई लोग जानकार आदमी हैं, आपके घर के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई लिखाई में जो तेज हैं, वो आपसे पूछेंगे कि बताओ यहाँ पर केफ क्या है। तो आप कहेंगे कि एम कुमार सर तो बोले थे, इसको बोले थे हिमांक, जो ये मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक बोले थे। तो आपसे पूछ देगा कि बताओ तो मोलल हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? केफ को कहते हैं। तो केफ वही परिभाषा हुआ? नहीं ना। तो देखो हम परिभाषा उसका कैसे लिखेंगे। कहेगा आपसे कि मोलल हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, तो परिभाषा देंगे ना। देखिए कैसे देंगे। तो यहाँ देखो, यदि m बराबर 1 मतलब मोललता 1 हो, तो आपको बोले थे पीछे में कि अगर किसी बिलियन का मोललता 1 हो तो उस बिलियन को जानते हैं क्या बोलते हैं? बोलो। मोलल बिलियन जी, मोलल बिलियन बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो m बराबर अगर 1 हो जाएगा
तो बोलो क्या उस केस में ये बराबर हो जाएगा? ऐसे बस खत्म। देखो एक लाइन सुन लो, यहां पर परिभाषा दीजिएगा कि मोलल विलयन का, कौन सा विलयन? मोलल विलयन, मतलब जिसका मोललता एक हो, उसके लिए बोल रहे हैं। मोलल विलयन का मोलल हिमांक अवनमन, मोलल हिमांक अवनमन हिमांक का अवनमन कहलाता है। ना समझा? यानी कि मोलल विलयन का हिमांक का अवनमन ही मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। दोनों बराबर होता है। तो यहीं लिखो, यहाँ पर जल्दी से बोले, लिखिए। मोलल विलयन का, मोलल विलयन का मोलल हिमांक अवनमन, मोलल विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, कॉमा दीजिएगा, हिमांक का अवनमन कहलाता है। हिमांक का अवनमन कहलाता है। सही है? बस और देखिए, इतना तक तो आप समझ गए होंगे। अब भी अगर आपको दिक्कत है तो भाई लोग, इसमें मेरा दोस्त थोड़ा सा भी नहीं है। आइए देखते हैं के एफ का क्या देखेंगे, मात्रक। तो मात्रक देखने से पहले डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है? तो के एफ एम होता है। होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बोलो ये क्या होता है? तो शुद्ध विलायक का हिमांक और माइनस होता है विलयन का हिमांक। तो हिमांक क्या होता है? तापमान। ना समझा? हिमांक का भूत, भूत नहीं ना, तापमान। तो जब ये तापमान का अंतर है तो तापमान का अंतर तापमान ना आएगा? नहीं आएगा? आएगा। तो तापमान का मात्रक आपको पता है केल्विन होता है, या ना तो फिर डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या ले रहे हैं। तो अगर इस तापमान का मात्रक आप लेते हैं कौन सा? केल्विन। केल्विन अगर लेते हैं आप, डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के एफ का मात्रक निकालना है। ये क्या है? तो सर ये तो मोलालिटी है, मोललता। तो मोललता बराबर होता है विलय का मोल बट्टा में होता है विलायक का द्रव्यमान केजी में। ये ना होता मोल बटा केजी? होता नहीं है? होता है। बस यहाँ से मात्रक आपका आ गया, के एफ इक्वल टू केल्विन केजी पर मोल। अगर आप यहाँ तापमान जो है आप डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो उस केस में मात्रक डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल हो जाएगा। कहे कि सर ये मात्रक तो आप सर केबी का लिखवाए हैं ना। अरे केबी और के एफ दोनों का जो मात्रक है वो सेम होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। समझे? और एक छोटी सी बात आप लोग लिख लेंगे, बस 1 मिनट और टाइम लगेगा। जल्दी से आप लोग लिखिए, नोट करके लिखवाएंगे। कई आप तो सोचते हैं कि सर ये तो ठीक है, लेकिन सर केफ हम कैसे सर निकालेंगे? केफ आपको नहीं सोचना है। कौन सोचेगा? जो आपसे पूछेगा। क्योंकि केफ का जो मान है ना, अलग अलग विलय, मतलब कि भिन्न भिन्न विलायक के लिए इसका वैल्यू क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। जब तक आप विलायक को नहीं बदलेंगे तब तक केफ का जो मान है वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन बहुत लोग बोल देते हैं कि केफ का मान बदलता है। कुछ नहीं बदलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप विलायक नहीं बदलिएगा केफ का वैल्यू बदलने वाला नहीं है। ठीक, नोट में
लिखेंगे आप भिन्न भिन्न विलायक के लिए, भिन्न भिन्न विलायक के लिए KF का मान, KF का मान भिन्न भिन्न होता है। KF का मान भिन्न भिन्न होता है। और आप लोग जो है वहीं पर कोष्ठ में लिख लीजिए, ऐसे याद कीजिए या चाहे मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। जल का KF 1.86 केल्विन kg क्या होगा पर मोल। ध्यान दीजिए बस, जल का KF 1.86 केल्विन kg पर मोल। अगर आपको ये याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है कि जल का KF कितना होता है तो भी ठीक है। काहे ठीक है? क्योंकि प्रश्न में आपको दिया रहेगा, टेंशन आपको लेना थोड़ा सा भी नहीं है। तो आज क्लास हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। आपका हिमांक का नमन खत्म हो गया और अगले लेक्चर में जो है आपको हम स्टार्ट करेंगे परासरणी दाब। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा अगला जो लेक्चर होगा, लेकिन इस लेक्चर को आप लोग ठीक से पढ़ाई कर लेंगे घर पर। ठीक है, ओके, थैंक यू आज के क्लास में प्रेजेंट होने के लिए। थैंक यू।